स्नैजी सर्जन से बेली एंड लव को उजागर करने वाले एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं जटिल विषय पर बात करने वाले हैं। गर्भावस्था के दौरान स्तन कैंसर का प्रबंधन। एक ऐसी स्थिति है जहां हमें मरीज और होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का बहुत ध्यान रखना होता है। चलिए इसके निदान से लेकर उपचार तक अलग अलग पहलुओं को समझते हैं। शुरुआत करते हैं ट्यूमर बायोलॉजी से। अक्सर ये सुनने में आता है कि गर्भावस्था में जो स्तन कैंसर होते हैं वो ज्यादा आक्रामक होते हैं, जैसे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर TNBC। हाँ बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण अवलोकन है और ये सच भी है। होता क्या है कि गर्भावस्था के दौरान जो हार्मोनल और शारीरिक बदलाव होते हैं ना, वो ट्यूमर के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। प्रभावित कर सकते हैं मतलब उसे ज्यादा आक्रामक बना सकते हैं। इससे प्रबंधन और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने ही पड़ते हैं। सही कहा, ये एक एडेड कॉम्प्लेक्सिटी है। और जब निदान की बात आती है, खासकर इमेजिंग की, तो गर्भवती मरीजों में तो सुरक्षा सबसे बड़ी बात है। कौन सी तकनीकें सुरक्षित मानी जाती हैं फिर? हाँ बिल्कुल, सुरक्षा सर्वोपरि है। अनुशंसित इमेजिंग में देखिए, स्तन की अल्ट्रासोनोग्राफी तो है ही, और मैमोग्राम भी किया जा सकता है। मैमोग्राम गर्भावस्था में? जी, लेकिन एब्डोमिनल शील्डिंग के साथ पेट को ठीक से शील्ड करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ज़रूरत पड़े तो सीने का एक्सरे भी अगेन पेट को ठीक से शील्ड करके किया जा सकता है। अच्छा, और MRI का क्या? वो भी तो करते हैं कभी-कभी। MRI का उपयोग बहुत सीमित है। अगर हड्डी या मस्तिष्क में मेटास्टेसिस का शक हो या मान लीजिए दूसरी जांचें अनिर्णायक हों, तो इसे बिना गैडोलिनियम कंट्रास्ट के उपयोग किया जाना चाहिए। गैडोलिनियम प्लेसेंटा को पार कर सकता है, तो उससे बचना है। ओके, तो कॉन्ट्रास्ट नहीं देना है? बिल्कुल नहीं। और हाँ, CT स्कैन और PET CT स्कैन, इनसे तो पूरी तरह बचना चाहिए। अच्छा, क्यों? इनमें रेडिएशन की डोज काफी ज्यादा होती है, जो भ्रूण के लिए हानिकारक हो सकती है, तो वो नो गो जोन है। समझ गया। तो मतलब हर कदम पर रिस्क बेनिफिट देखना है, खासकर रेडिएशन को लेकर। इसी कड़ी में जेनेटिक काउंसलिंग की क्या भूमिका है? आनुवंशिक परामर्श, हाँ, वो निश्चित रूप से प्रस्तावित किया जाना चाहिए। इससे मरीज के व्यक्तिगत जोखिम और इस कैंसर के पीछे कोई वंशानुगत कारण जैसे BRCA म्यूटेशन वगैरह है या नहीं, ये समझने में मदद मिलती है। और ये जानकारी उपचार के फैसलों को भी प्रभावित कर सकती है ना? बिल्कुल। जैसे कि सर्जरी के प्रकार का चुनाव, इसमें मदद मिल सकती है। सर्जरी की बात आई है तो सर्जिकल प्रबंधन पर आते हैं। क्या गर्भावस्था के दौरान सर्जरी करना सेफ है और टाइमिंग का कोई मसला? हाँ, सर्जरी किसी भी तिमाही में, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसी में भी सुरक्षित रूप से की जा सकती है। लेकिन एक बात है, पहली और दूसरी तिमाही के दौरान अगर निदान होता है और मरीज स्तन संरक्षण सर्जरी यानी BCS चाहता है, तो अक्सर हम मैस्टेक्टोमी को प्राथमिकता देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? BCS के बजाय मस्टेक्टोमी क्यों? क्योंकि BCS के बाद आमतौर पर रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, और रेडियोथेरेपी हम गर्भावस्था के दौरान दे नहीं सकते। हाँ, वो तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो अगर हम डिलीवरी तक रेडियोथेरेपी टालते हैं, तो स्तन में कैंसर के दोबारा होने का खतरा, मतलब लोकल रेकरेंस का रिस्क बढ़ जाता है। मैस्टेक्टोमी से वो रिस्क कम हो जाता है। समझ गया। तो ये रेडियोथेरेपी की वजह से है। और एक्सिला के लिए सेंटिनल नोड बायोप्सी? सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, हाँ, SLNB एक विकल्प है। इसमें कम खुराक टेक्नीशियम टैग्ड सल्फर कॉलॉइड का उपयोग करके SLNB करना भ्रूण के लिए सुरक्षित माना जाता है। और ब्लू डाई? नहीं, ब्लू डाई का उपयोग नहीं करना चाहिए, उससे बचना है। ठीक है, तो सर्जरी सुरक्षित है, टाइमिंग रेडियोथेरेपी पर निर्भर करती है। अब कीमोथेरेपी पर आते हैं। गर्भावस्था में इसका क्या स्टेटस है? कीमोथेरेपी में टाइमिंग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तिमाही, जो ऑर्गेनोजेनेसिस का समय है, जब बच्चे के अंग बन रहे होते हैं, उस दौरान कीमोथेरेपी बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं? हाँ, वो तो क्रिटिकल पीरियड होता है, जन्मजात विकृतियों का खतरा रहता है। एग्जैक्टली। तो पहली तिमाही में कीमो नहीं, दूसरी और तीसरी तिमाही में इसे सुरक्षित रूप से दिया जा सकता है। आमतौर पर एंथ्रासाइक्लिन और टैक्सिन्स आधारित रेजिमेंट्स इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, एंथ्रासाइक्लिन और टैक्सिन्स, और कोई दवा जिससे बचना हो? हाँ, 5-फ्लूरोरेसिल यानी 5FU, उससे बचना चाहिए। और एक और बात, कीमोथेरेपी आमतौर पर गर्भावस्था के करीब 34 हफ्ते तक रोक दी जाती है। 34 हफ्ते पे क्यों?
ताकि डिलीवरी के समय तक माँ का ब्लड काउंट मतलब हेमेटोलॉजिकल रिकवरी हो सके। इससे डिलीवरी के समय संक्रमण या ब्लीडिंग का खतरा कम हो जाता है। ये प्लानिंग तो बहुत बारीक है। और जो नई थेरेपीज हैं, लक्षित थेरेपी जैसे एंटी-HRE2 न्यू एजेंट्स या फिर एंडोक्राइन थेरेपी, उनका क्या? हाँ, ये उपचार जैसे ट्रेस्टोजुमाब जो एंटी-HR2 है या टैमोक्सिफेन जैसी एंडोक्राइन थेरेपी, ये गर्भावस्था के दौरान अनुशंसित नहीं है, सेफ नहीं मानी जाती। अच्छा, तो इन्हें कब देना है? अगर इनकी जरूरत है तो इन्हें डिलीवरी के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए। गर्भावस्था में इनके उपयोग से भ्रूण पर गंभीर असर पड़ सकते हैं, जैसे ओलिगोहाइड्रामिनियोस हो सकता है, मतलब इम्नियोटिक फ्लूइड कम हो जाना, या फिर जन्मजात असामान्यताएं भी हो सकती हैं। तो कुल मिला के ये वाकई एक मल्टीडिसिप्लिनरी चैलेंज है, माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा को बैलेंस करना। बिल्कुल सही कहा आपने। हर केस अपने आप में अलग है। स्पष्ट संचार और एक पूरी टीम जिसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और हाँ, ऑब्स्टेट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट भी शामिल हों, वही मिलकर सबसे बेहतर व्यक्तिगत उपचार योजना बना सकती है। बिल्कुल, टीम वर्क यहाँ सबसे जरूरी है। हमारे पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं।